वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ज्योग्राफी चैप्टर 3 की और चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। अपने बाकी सभी चैप्टर्स की तरह हम इस चैप्टर में भी किए गए अपने क्विज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ ह्यूज पार्ट्स, दे आर कॉल्ड। पृथ्वी की क्रस्ट कई बड़े भागों में खंडित है, इसे क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फिक प्लेट्स, सेडिमेंट्री प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स और नन ऑफ दीज। ये चार विकल्प हैं। बच्चों, इसका सही उत्तर है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, स्थलमंडलीय प्लेटें। अपने चैप्टर की शुरुआत में ही पहले पेज में ही हमें साइड में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ग्लॉसरी में लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। लिथोस्फेरिक प्लेट वास्तव में हमारी अर्थ क्रस्ट के बहुत छोटे बड़े हिस्से हैं। दीज आर लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट। और ये जो हिस्से हैं ये इरेगुलर शेप के, अनियमित आकार के होते हैं और नीचे के सबस्ट्रेटम के ऊपर ये तैरते रहते हैं। इनमें से कई का साइज़ काफ़ी बड़ा है और कई का आकार काफ़ी छोटा है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। ये मेजर यानी बड़ी प्लेट्स हैं। और माइनर प्लेट्स की अगर हम बात करें तो 20 या उससे ज़्यादा माइनर या छोटी प्लेट्स हमको अपने ग्लोब पर दिखाई देती हैं। मेजर प्लेट्स की हम पहचान कर सकते हैं बहुत आसानी से। पैसिफिक प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट के रूप में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। दीज आर 7 मेजर प्लेट्स। और इसके बाद बाकी जितनी भी हमें प्लेट्स इसके अतिरिक्त दिखाई दे रही हैं, चाहे वो कोकोस है, कैरिबियन है, नाज़का है, जुआन डी फूका, अरेबियन, फिलीपींस की, ये सारी जो प्लेट्स हैं ये माइनर प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स हैं और इनकी संख्या 20 से ज़्यादा है। तो हमने प्लेट के बारे में अपनी जानकारी कंफर्म कर ली। इन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, जो हमारी अर्थ क्रस्ट के फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं, टूटे हुए या ब्रोकन पार्ट हैं, इनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के आंतरिक भाग से कौन से बल की उत्पत्ति होती है? इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ दीज। बच्चों, अपने चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में ही हमें अर्थ मूवमेंट के बारे में, यानी पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो संचलन या गतियाँ होती हैं ये दो तरह की हैं। जब इनकी उत्पत्ति आंतरिक भागों से होती है उनको एंडोजेनिक, और जब बाहर से होती है उसको हम एक्सोजेनिक कहते हैं। यहाँ पर बात आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाले बलों की गई है। दीज आर एंडोजेनिक फोर्सेज, अंतर्भेदी बल ये हैं। आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाले ये जो बल हैं, दीज आर एंडोजेनिक फोर्स। दिस इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ, सडन मूवमेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड। पृथ्वी में होने वाला तीव्र संचलन क्या कहलाता है? अर्थक्वेक, बिल्डिंग, माउंटेन्स, वोल्केनो और नन ऑफ दीज। बच्चों, अभी हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात पढ़ी और इन प्लेट्स में होने वाला जो मूवमेंट है, इन प्लेट्स में होने वाली जो गति है, ये ऊर्जा को मुक्त करती है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से हमारी पृथ्वी की सतह में कंपन होने लगते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं और हमारी सतह वाइब्रेट करने लगती है और इसी को हम अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप काफ़ी डिस्ट्रक्शन ले आते हैं, काफ़ी सारा विनाश करते हैं सतह के ऊपर। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारा विनाश होता है इससे। यहाँ पर हमें बताना है पृथ्वी में होने वाला इस कंपन को, इस तरह के संचलन को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक इज द राइट आंसर। भूकंप इसका सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक? उस यंत्र का क्या नाम है जिसका उपयोग भूकंपों के मापन के लिए किया जाता है? वॉशिंग मशीन, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ और बैरोमीटर। बच्चों, सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ सही उत्तर है इसका। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारी टेक्स्ट बुक से हमें मिलती है। सिस्मोग्राफ की मदद से हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं और रिचर स्केल जिस पर हम इसके मैग्नीट्यूड का मापन करते हैं, यहाँ पर सिस्मोग्राफ भी बना है। इसको देख करके स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर वायर्स लगे होते हैं, तार लगे होते हैं और पृथ्वी में होने वाला जो कंपन है वो इस हैवी वेट के बाद नीचे लगी हुई पेन के साथ, इस कंपन को, ये लगी हुई पेन इस पेपर के ऊपर, जो एक रिवॉल्विंग पेपर है, पेपर लगातार आगे बढ़ता रहता है और ये जो पेन है इस कंपन को महसूस करती है और इसी तरीके से ये गति करते हुए इस पेपर के ऊपर अपनी वाइब्रेशन को बनाती चलती है, जिससे हम ये पहचान कर लेते हैं कि भूकंपों में जो मुक्त हुई ऊर्जा है वो किस प्रकार गति कर रही है, कहाँ पर प्राइमरी वेव, कहाँ पर सेकेंडरी वेव और कहाँ पर एल वेव। इस प्रकार से हम इन तरंगों का अंकन करते हैं सिस्मोग्राफ की मदद से। सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट
फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स। सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, द ट्रायंगुलर कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर फॉर्म्स। नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार अवसाद में नदी क्या बनाती है? ग्लेशियर, बीच, डेल्टा और लगून। डेल्टा। बच्चों डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में उसका निर्माण होता है। इस आकार को ग्रीक वर्ड में इसको डेल्टा कहा जाता है और यहीं से इसका नामकरण भी हुआ। हेरोडोटस नाम के एक बहुत फेमस ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था। अब हम बात करें डेल्टा बनता कैसे है। आपके बुक के फिगर को इस्तेमाल करें। नदी जब मुहाने के पास पहुंचती है, यानी जब उसका आउटफ्लो कहीं पर सागर में या ओशन में होने वाला होता है, तो वहाँ पर रिवर का जो ढाल है, उसका जो स्लोप है, हमने रिवर प्रोफाइल भी अपनी क्लास में पढ़ी थी। जब हाइट से रिवर उतरती है, मैदानी इलाकों से आगे बढ़ती है और बाद में जब जाकर के वो सागर में मिलने वाली होती है, उस जगह पर यहाँ पर क्योंकि स्लोप बहुत कम हो जाता है, रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है और इस कम स्पीड की वजह से रिवर के पास जितना भी डिपॉजिट है, जो भी मिट्टी है, बालू है, सिल्ट है, वो सभी रिवर डिपॉजिट करने लगती है और डिपॉजिट करने की वजह से काफ़ी सारा जो मिट्टी है, काफ़ी सारा जमाव इसके इलाके में हो जाता है और रिवर का जो वाटर है वो कई सारे भागों में डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाता है। इस तरह का फीचर हमें डेल्टिक रीजन में दिखाई देता है और क्योंकि इसका जो शेप है वो डेल्टा के शेप में हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं डेल्टा का जो शेप है, ग्रीक वर्ड डेल्टा जैसा, इसीलिए इसका नामकरण डेल्टा किया गया। मुहाने पर नदी त्रिभुजाकार में ट्रायंगुलर शेप में बनाती है डेल्टा को। दिस इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, दिस इज सिक्स क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर का उदाहरण क्या है इनमें? लद्दाख, ये भारत का एक क्षेत्र है। अरावली एक पहाड़ी है। गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। बच्चों ये सही उत्तर है, गंगोत्री इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर और ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर इज रिवर ऑफ आइस, एक बर्फ़ की बहती हुई नदी जैसे हैं। ये जो फिगर है, ये दूसरा वाला फिगर, ये फिगर गंगोत्री ग्लेशियर का है और ग्लेशियर के निचले भाग से जहाँ से ये ग्लेशियर या जो ये बर्फ़ की नदी पिघलने लगती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, यानी ये आइस लाइन होगी। इस आइस लाइन के नीचे आते ही बर्फ़ जो है वो पानी के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ से वो नदी निकलती है। यहाँ से गंगोत्री के इस ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। भागीरथी और अलकनंदा और बहुत सारे और जो स्ट्रीम्स हैं उनके मिलने के साथ गंगा बनती है। ये गंगोत्री का एक चित्र है। अपने प्रश्न में वापस आ जाते हैं। गंगोत्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियर। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इन विच कॉन्टिनेंट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल ऑफ वेनेजुएला लोकेटेड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि वेनेजुएला नाम के एक देश में है, वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बच्चों ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में नॉर्दर्न पार्ट में ये पड़ता है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। ये इस बहुत जो वाटरफॉल है ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है, एंजल वाटरफॉल, और ये वेनेजुएला नाम के देश में जो कि साउथ अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट में है। ये उसका एक पिक्चर है। साउथ अमेरिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंजल वाटरफॉल इन वेनेजुएला। 8th क्वेश्चन की बात करें, दिस इज 8th क्वेश्चन। द स्टिप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड। समुद्र जल से ऊपर लगभग खड़ी बढ़ती चट्टानी जो तटीय भाग है उसको क्या कहा जाता है? सी केव, बीच, सी क्लिफ और इरोजन। अपने चैप्टर में आ जाते हैं हम। बच्चों हमारे इस चैप्टर में जहाँ पर सी वेव्स का वर्क दिखाया गया, वहीं पर सी क्लिफ को भी बताया गया है। ये स्टिप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। बनता कैसे है? बहुत आसान प्रक्रिया है इसको समझने की। अगर हम मान लें कोई तटीय भाग है जहाँ पर चट्टानी इलाका है और यहाँ पर साथ साथ जल भी है क्योंकि सागरी हिस्सा है। जल की लहरें लगातार तट की तरफ आगे बढ़ती हैं। ये आगे बढ़ती हुई तट पर टकराती हैं और इस कोस्ट के हिस्से को धीरे धीरे काटती चली जाती हैं। ऊपर का हिस्सा क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर, इसलिए वो हिस्सा तो बचा रह जाता है, लेकिन निचले भाग जो हैं, निचले भाग यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और निचले भाग के गायब होने के बाद इस स्थान का जो चित्र है वो कुछ बाद में ऐसा बन करके आ जाता है। यानी वास्तव में ये जो तटीय इलाका है ये अंदर तक काफ़ी हद तक सी वेव्स के जरिए काट दिया जाता है और ये आगे बढ़ा हुआ जो स्टिपी
रॉकी हिस्सा जो दिखाई देता है, जो बढ़ा हुआ हिस्सा है, इसी हिस्से को ही हम सी क्लिफ कहते हैं। ये बचा हुआ भाग है और सी वेव्स के इरोजन के बाद ये बनता है। दिस इज सी क्लिफ। सी क्लिफ हमें बताना है, जो बढ़ा हुआ चट्टानी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। दिस इज सी क्लिफ। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मोरेन्स ऑफ अ डिपोजिशनल, मोरेन्स इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। हमें ये बताना है ये सही है या गलत। हिमोड़ ग्लेशियर से निर्मित निक्षेपणात्मक लक्षण है या नहीं। बच्चों, ग्लेशियर जो कि बर्फ़ की एक नदी है, ये लगातार आगे बढ़ते हुए चट्टानों को तोड़ती फूटती भी है और बहुत सारे चट्टानों को अपने किनारे वाले हिस्सों में, अपने बीच वाले हिस्सों में वो इकट्ठा करती है और इन्हें चट्टानी डिपॉजिट को हम मोरेन्स कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं, यानी हिंदी में हम इसे हिमोड़ कहते हैं। हमें प्रश्न में पूछा गया कि हिमोड़ ग्लेशियर से संबंधित डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या नहीं। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। लास्ट क्वेश्चन की बात करें। एस वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एस तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है या नहीं, ये बताना है हमें। बच्चों, जहाँ हमने अर्थक्वेक पढ़ा वहाँ पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में पढ़ा है। अर्थक्वेक से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की वेव्स निकलती हैं और ये दोनों आपस में अलग अलग नेचर की होती हैं। इनकी पहचान किस प्रकार से की जाए, इसके आधार पर ही हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जब हम प्राइमरी वेव की बात करते हैं, प्राइमरी वेव जिस मीडियम से गुजरती है, जिस स्थान से गुजरती है, वहाँ पर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, रेड डॉट से मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं किसी भी माध्यम के, वो पार्टिकल्स तरंग के चलने की दिशा में ही ऐसे दाएं बाएं मूवमेंट करने लगते हैं। इस तरह की तरंग जहाँ पर मीडियम से गुजरने के दौरान पार्टिकल्स तरंगों की दिशा में ही मूवमेंट करने लगें, उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये प्राइमरी वेव होती है। जबकि सेकेंडरी वेव में इससे विपरीत प्रक्रिया काम करती है, यानी यहाँ पर जब अर्थक्वेक की वेव्स यहाँ से गुजरती हैं तो मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो तरंगों की दिशा में, यानी वेव्स के डायरेक्शन में न जा करके ये ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। यूँ तरंगों की दिशा के विपरीत ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं और इस तरह की ऊपर नीचे मूवमेंट करने वाली जो वेव होती है उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग कहते हैं। यानी एस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड प्राइमरी वेव और पी वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम क्वेश्चन में वापस आ जाएं। यहाँ पर एस वेव को लॉन्गिट्यूडनल बताया गया है, ये एक गलत फैक्ट है, यानी ये ट्रू नहीं है। दिस इज अ फॉल्स फैक्ट। बच्चों, इस प्रकार हमने अपने इस चैप्टर के क्विज को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन देखे। आई होप इस चैप्टर के बारे में आपकी जो जानकारी है वो पहले से और बेहतर हुई होगी। अपने एग्ज़ाम की तैयारी में इसका उपयोग करिए और अपने चैप्टर को और बेहतर तैयार करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।